हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम हैं डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में सारी प्रॉपर्टीज निपटा दी है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है डिटर्मिनेंट की। तो उसके ऊपर अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ऐसे सवाल जो कि आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके जेई के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट सीखेंगे। ठीक है, आज के जो टॉपिक होने वाले हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि अगर दो डिटर्मिनेंट लिख रखे हैं तो उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए वो अपन लोग सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अपन सीखेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये भी हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं और बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बिकॉज अभी जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। कुछ ही महीने बचे हैं जेईई एग्जाम के लिए और तब तक के लिए एक एक चैप्टर पे और उस चैप्टर के एक एक टॉपिक पे हमें कमांड बनाना है और उस कमांड जब तक हमारी बन ना जाए हम मेहनत करते रहेंगे। देखो ये कुछ महीने हैं, इसमें मेहनत कर लोगे तो आगे जाके जो रिजल्ट आने वाला है ना, जब जेई का रिजल्ट आएगा उस दिन जो खुशियां मिलने वाली है, तो ये मेहनत वर्थ इट है उसके लिए। ठीक है, आगे जाके एक बहुत अच्छी लाइफ आपका वेट कर रही है, तो उसके लिए अभी जो स्ट्रगल कर रहे हो दैट इज टोटली टोटली वर्थ इट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास के अंदर दिया था, इसी टाइप का सवाल जेई में भी पूछा गया है ना। जेई मेंस में सेम इसी टाइप का यही सेम डिटर्मिनेंट आ गया था जेई मेंस में। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखो डिटर्मिनेंट में ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड टाइप के डिटर्मिनेंट्स है। अगर वो हम लोग सीख लेगी कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद में तो हर क्वेश्चन मचा देंगे अपन। ओके, तो सबसे पहले देखो यहां पे क्या करने वाले हैं कि अगर हम रो के अबाउट ऐड कर दें तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूं R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर बच्चा लोग ये ऑपरेशन लगा दिया जाए तो देखो रो वन के एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे। तो a माइनस बी प्लस सी में 2b ऐड होगा, 2c ऐड होगा। तो देखो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, माइनस बी में 2b ऐड होगा तो प्लस बी, माइनस सी में 2c ऐड होगा तो प्लस सी। तो मतलब ये वाला एलिमेंट क्या आपको a प्लस बी प्लस सी बनते हुए दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दे रहा होगा। वैसे ही इस वाले एलिमेंट में ये भी ऐड हुआ, ये भी ऐड हुआ, तो यहां पे भी देखो 2a माइनस ए प्लस ए बन जाएगा और 2c माइनस सी सी बन जाएगा। तो इधर भी देखो a प्लस बी प्लस सी बनते हुए दिखाई दे रहा है। और वैसे ही इसमें ये ऐड हुआ, इसमें भी ये ऐड हुआ, तो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये ऑपरेशन लगाया है कि रो वन के अंदर रो टू एंड रो थ्री ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स बन गए। ये 2b है, ये b माइनस सी माइनस ए, ये भी 2b, यहां पे ये 2c है, ये 2c है, ये c माइनस ए माइनस बी। ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट बनते हुए दिखाई दे रहा है। a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे अपन फर्स्ट रो से। तो a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लिया फर्स्ट रो से। ठीक है, तो हटा रहा हूं, यहां पे इसकी जगह क्या बन जाएगा, 1 1 1 बन जाएगा, राइट। 1 1 1 और a प्लस बी प्लस सी हमने निकाल लिया है कॉमन। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाले, यहाँ पे 1 1 1 बन गया। अब अगर 3 1 बन जाए तो इसके आगे जीरोस क्रिएट करो। तो जीरोस क्रिएट करने के लिए कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे। फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दी, सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दो। तो कॉलम पे ऑपरेशन लगाते हैं। Okay, C1 is replaced by C1 minus C2 and then C2 is replaced by C2 minus C3। तो देखो कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे 0 बन जाएगा। ओके, तो इधर ये 0 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2b में से b माइनस सी माइनस ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 2b माइनस बी तो b बन जाएगा और माइनस ऑफ माइनस सी प्लस सी बन जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ए प्लस ए बन जाएगा। तो यहाँ पे तो मुझे a प्लस बी प्लस सी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देगा। 2c में से 2c सब्ट्रैक्ट होगा तो इधर 0 बन गया। ओके, फिर वैसे ही सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट किया तो इधर ये 0 बन जाएगा। b माइनस सी माइनस ए में से 2b सब्ट्रैक्ट होगा ना, इसमें से 2b सब्ट्रैक्ट होगा तो ये b माइनस 2b मतलब माइनस b बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस ए माइनस बी माइनस सी बन रहा है। देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बनेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और 2c में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 2c माइनस सी तो c बन जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ए प्लस ए बनता हुआ, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
ओके, इधर ये 1 है, इधर ये 2b है, इधर ये c माइनस a माइनस b है, और बाहर a प्लस बी प्लस सी बैठा ही था। ठीक है, बाहर a प्लस बी प्लस सी बैठा ही था। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, हमारा आंसर सामने प्रकट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर देते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, राइट। और 0 इंटू ए 0 बन जाएगा, तो बाहर ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी बैठा है, और 1 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्यूब आ गया। तो बड़ा ही आसान सवाल, इजी पीजी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो एबीसी टाइप का सवाल है, इसके अंदर भी ये करने वाला है कि रो 1 के अंदर रो 2 एंड रो 3 ऐड कर दी हमने। तो एक बार इन सारे सवालों को खुद से जरूर ट्राई करें। तो रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करते हैं। आप यही काम चाहो तो कॉलम 1 में भी कर सकते हो कि कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ऐड कर दो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, सेम ही बात होने वाली है। तो अगर रो 1 में फर्स्ट रो में सेकंड रो एंड थर्ड रो ऐड किया है तो क्या बनेगा, देखो माइनस बीसी में प्लस बीसी ऐड हो गए, वो खत्म हो गया, और फर्स्ट रो के अंदर ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। वैसे ही इस वाले एलिमेंट में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ऐड होगा, तो देखो माइनस सी ए प्लस सी ए तो कैंसिल आउट हो गया, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा, राइट। तो इधर भी यही बन रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और वैसे ही इस एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जाके ऐड होगा, तो देखो प्लस ए बी, इसमें माइनस ए बी ऐड हुआ, तो यहाँ पे ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट हो गया, तीन ही टर्म बचेगी भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, अब देखो सेकेंड रो में कोई फर्क नहीं पड़ा, सेकेंड रो एज इट इज है ना। तो सेकेंड रो में है ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बी प्लस बी सी। थर्ड रो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन अपन ने फर्स्ट रो में लगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड और थर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आसान सी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, एक बार आपने ये सारे सवाल खुद के हाथों से लगा लिया, उसके बाद में खेल खत्म, आराम से आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। फर्स्ट रो से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन ले लोगे आप लोग, तो फर्स्ट रो में 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा ना। तो चलो फर्स्ट रो से मैंने कॉमन निकाला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, फर्स्ट रो से अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे 1 1 1 बन गया, और बाहर पहुंच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एग्रीड। अब अपने को जीरो बनाने का है। जीरो बनाने के लिए कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो अब अपन ये ऑपरेशन लगाते हैं, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे 0 बन जाएगा। ए बी प्लस बी सी में से माइनस सी ए, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन गया। बी सी प्लस सी ए में से ये सब्ट्रैक्ट होगा बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पे 0 क्रिएट हो गया। ओके, वैसे ही 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे 0 बन गया। माइनस सी ए में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बन जाएगा, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और थर्ड कॉलम में अपन ने कोई चेंजेस नहीं किया है, 1 बैठा है, ए बी प्लस बी सी है, एंड माइनस ए बी है, और बाहर इसके मल्टीप्लिकेशन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बैठा ही है। ठीक है, तो यहां से यहां तक अपन ने क्या किया है, यहां से यहां तक कॉलम में ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 में से कॉलम 2, कॉलम 2 में से कॉलम 3 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस C2 एंड C2 इज रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C3। ये काम हमने यहाँ पे किया है, ताकि देखो जब भी 1 1 1 बने जीरोस क्रिएट करना है। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी बातें, अगर नहीं समझ में आ रही है तो लास्ट क्लास जरूर रिवाइज करें, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बाहर ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी बैठा है ना, इसको भूल मत जाना, ऐसा नहीं बाहर बैठा है तो भूल गए तुम उसको। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस माइनस 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस तो 0 बना देगा। 1 मल्टीप्लाई बाय ये क्या बन रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर बन रहा है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर, और बाहर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऑलरेडी बैठा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आंसर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यही बनाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्यूब। तो जैसा कि पिछला क्वेश्चन था एज इट इज ये सवाल है। ओके, ये सवाल पे गौर फरमाइए। विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपैंड करें हमें बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। एक्सपैंड करना अलाउड नहीं है।
और बिना एक्सपेंड करे ही बताने में मजा आएगा, ठीक है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। अब देखो इसके अंदर ट्रिक देखो, 1 1 1 है ऑलरेडी, ठीक है, बट मैं यहाँ पे यार जीरोस क्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि यार जीरोस क्रिएट कर दिया। एक अलग क्रिएटिव मेथड देखना इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को मैं कैसे करने वाला हूं ना कि यहाँ पे ए बी प्लस ए सी है, यहाँ पे बी सी प्लस बी ए है, यहाँ पे सी ए प्लस ए बी है। देखो सिंपल सी बात है कि कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड कर रहा हूं, या फिर ऐसा समझो कि कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड कर दो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। मैं क्या करना चाह रहा हूं कि C2 या फिर C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस C2। आपको पता है कि ये ऑपरेशन लगाने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड कर दिया, कॉलम 1 में 1 1 1, कॉलम 2 में BC CA AB, और जब कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड किया तो कॉलम 3 में देखो यहाँ पे AB प्लस AC तो ऑलरेडी है, AB प्लस AC तो ऑलरेडी है, BC और ऐड हो गया, ठीक है, और इसमें BC और ऐड हो गया। तो ये देखो AB प्लस BC प्लस CA बन गया। वैसे ही इसमें ये ऐड करोगे तो ये भी यही बनेगा, AB प्लस BC प्लस CA। इसमें ये ऐड करोगे तो ये भी यही चीज बनने वाली है, AB प्लस BC प्लस CA। देखो क्या चमत्कार हुआ, कॉलम 3 के सारे एलिमेंट सेम बन गए। कॉमन निकाल लोगे AB प्लस BC प्लस CA को, ठीक है, तो AB प्लस BC प्लस CA इसको कॉमन निकाला है, ठीक है, कॉलम 3 से। तो कॉलम 3 के एलिमेंट्स क्या बन गए, यहां पे कॉलम 1 में 1 1 1, कॉलम 2 में BC CA AB, और ये जो कॉलम 3 के एलिमेंट्स है वो भी 1 1 1 बन गए जब आप कॉमन लेके गए AB प्लस BC प्लस CA को। अब देखो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 सेम है, तो सिंपल सी बात है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 एक्जैक्टली हूबहू सेम है। कभी भी दो कॉलम या दो रो सेम हो जाती है डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ये क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी पाया जाता है, पास्ट ईयर के अंदर पिछले सालों के पेपर देखोगे तो डिटरमिनेंट के पिछले सालों के पेपर में भी आपको कहीं ना कहीं ये सवाल मिल जाएगा, ठीक है, जेई के पेपर में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में तो है ही ये क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पे हमें इसकी वैल्यू प्रूव करनी है इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, इसके इक्वल यहां पे प्रूव करनी है। तो इधर से आइडिया भी लग रहा है, देखो यार 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी वाला पोर्शन बनाना है। ओके, तो इसके लिए देखो क्या चीज है ना, कैसे करना है। सबसे पहली बात, अगर रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर दूं कुछ फायदा नहीं हो रहा। वैसे ही कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीजें सेम बन रही हो, मतलब सम अबाउट एनी रो और अबाउट एनी कॉलम इज नॉट सेम। तो इसके लिए क्या करना है कि आप इस पूरी को है ना, फर्स्ट कॉलम को ए से डिवाइड कर दो, सेकंड कॉलम को बी से डिवाइड कर दो, थर्ड कॉलम को सी से डिवाइड कर दो। या फिर ये कर सकते हो कि फर्स्ट रो को ए से डिवाइड कर दिया, सेकंड रो को बी से डिवाइड कर दिया, थर्ड रो को सी से डिवाइड कर दिया, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को ए से डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट रो को ए से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 1 बाई ए प्लस 1 बचेगा, यहां पे 1 बाई ए मिल गया, इधर 1 बाई ए मिल गया। देखो जरा, है ना, डिवाइडिंग द फर्स्ट रो बाई ए। तो फर्स्ट रो को जब ए से डिवाइड किया है तो आप पूरे डिटरमिनेंट को ए से मल्टीप्लाई भी करोगे, क्योंकि जब डिवीजन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि चीजें हूबहू रहे, चीजें बदले ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू बदले ना। तो अगर अपन ने यहां पे फर्स्ट रो को डिवाइड किया है ए से, देखो ए से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 1 प्लस ए की जगह 1 बाई ए प्लस 1 बन जाएगा, 1 की जगह 1 बाई ए बन जाएगा, 1 की जगह 1 बाई ए बन जाएगा। फर्स्ट रो में ये डिफरेंस आ जाएगा, राइट। और या फिर ऐसा समझ सकते हो कि फर्स्ट रो से ए कॉमन निकाल लिया। इसी चीज को समझने का एक और तरीका हो गया कि भैया फर्स्ट रो से हमने ए को कॉमन निकाल लिया। फर्स्ट रो से ए को कॉमन निकालोगे तो यहां पे 1 बाई ए प्लस 1, यहां पे 1 बाई ए, यहां पे 1 बाई ए बचेगा। सही बात है। तो फर्स्ट रो से हमने ए को कॉमन ले लिया, सेकेंड रो से बचा लो बी को कॉमन ले लो, है ना, सेकेंड रो से बी को कॉमन ले लो तो इधर ये 1 बाई बी बचा, यहां पे 1 बाई बी प्लस 1 बन जाएगा, यहां पे 1 बाई बी बन जाएगा, ठीक है। सेकंड रो से बी को बाहर निकाल लिया, थर्ड रो से सी को कॉमन ले लिया तो इधर ये 1 बाई सी बनेगा, इधर ये 1 बाई सी बनेगा, इधर ये 1 बाई सी प्लस 1 बन जाएगा। क्या डिटरमिनेंट ऐसा बन जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। अब ये ऐसा बन गया ना तो थोड़ा इजी हो गया अपने लिए। इजी कैसे कि अगर अब मैं रो के अबाउट ऐड करता हूं, जैसे रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, है ना। फर्स्ट रो में सपोज इस एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ऐड करता हूं तो ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी।
वैसे ही इसके अंदर सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट से ऐड होंगे, तो यहां पे भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और इधर भी वही एलिमेंट बन रहा है। मतलब कि अगर अपन लोग ये ऑपरेशन लगाते हैं कि R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, तो देखो रो 1 के एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे। रो 1 के एलिमेंट्स बन जाएंगे 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये भी एलिमेंट ए बनेगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये भी एलिमेंट ए बन जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। देखो ऐसा बनेगा ना। तो इस एलिमेंट को अपन कॉमन निकाल सकते हैं, इसको अपन कॉमन निकालेंगे तो इसकी जगह 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा। सही बात है, तो कॉमन निकाल के ही लिख रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, हमने ये ऑपरेशन लगाया, उसके बाद में इस एलिमेंट को कॉमन ले लिया, तो बाहर ABC ऑलरेडी बैठा है, बाहर ABC ऑलरेडी बैठा है, और 1/a 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बाहर आ गया। और अब देखो रो 1 के अंदर क्या 1 1 1 क्रिएट हो गया है ना। रो 2 एज इट इज है 1/b प्लस 1 1/b। ठीक है, यहां पे 1/c प्लस 1, नहीं 1/c ही है इधर तो। ठीक है, 1/c एंड 1/c प्लस 1। देखो जरा ध्यान से यार, ध्यान से देखने का कि रो 1 के अंदर रो 2 और रो 3 ऐड किया, तो रो 1 के अंदर जब रो 2 और रो 3 ऐड करोगे तो रो 1 का हर एलिमेंट यही बन जाएगा। फिर हमने उसको कॉमन निकाला तो यहां पे रो 1 का हर एलिमेंट 1 बन जाएगा, है ना। देख के सोचो, ठीक है, देखो 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 ध्यान से देखो और सोचो, या सोच के देखो, समझ में आ जाएगी चीजें। ओके, अब इधर ये 1 1 1 बन रहा है ना, यहाँ पे जीरोस क्रिएट करने हैं हमें, ठीक है, क्योंकि 3 1 दिखाई दे रहे हैं। अब इसको जीरो बनाना है, जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे कि कॉलम 1 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉलम 2 से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ऑपरेशन यहां पे लगा रहे हैं कि C1 इज रिप्लेस बाई C1 माइनस C2 एंड C2 इज रिप्लेस बाई C2 माइनस C3। कॉलम 1 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो ABC ऑलरेडी बाहर बैठा है, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ऑलरेडी बाहर बैठा है। डिटर्मिनेंट के अंदर देखो क्या बनेगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, यहां पे 0 बन जाएगा। 1/b में से 1/b प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां -1 बनेगा। 1/c में से 1/c सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां पे 0 बन जाएगा। फिर से देखो, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, यहां पे 0 बन गया। 1/b प्लस 1 में से 1/b सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पे 1 बन जाएगा। 1/c में से 1/c प्लस 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पे -1 बन गया। और इधर थर्ड कॉलम में चीजें एज इट इज, ठीक है, थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आ रही है बच्चा लोग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू? देखो जरा ध्यान से कि फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इंटू -1 दैट विल बी +1 -0। 1 मल्टीप्लाई बाई +1 -0, यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करने पे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई इट्स कोफैक्टर 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई इट्स कोफैक्टर 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई +1 दैट विल बी 1 ओनली। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो अपना आंसर आ गया कि ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हैंस प्रूव्ड। ओके, सिंपल। तो बहुत इजी क्वेश्चन, बस हमें पहला स्टेप इसमें ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये सवाल दिखाई दे तो अगर आपको पहला स्टेप आपने सही जज कर लिया, इसके आगे की कहानी बहुत सिंपल है। अगर आप किसी भी और तरीके से जाते हो तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, किसी भी और तरीके से एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से करते हो कि फर्स्ट रो से A को कॉमन लिया, सेकंड से B को, थर्ड से C को, तो यहां पे ऐसा बन जाएगा। फिर रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दिया तो रो 1 का हर एलिमेंट ये बन जाएगा जिसको अपन ने कॉमन ले लिया, और खत्म कहानी। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। ओके, अब ये सवाल देखो, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, है ना। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, ये हमें प्रूव करना है। तो जब भी ऐसा चीज हो ना, इधर BC लिखा है, इधर CA लिखा है, इधर AB लिखा है, मैं इधर इन तीनों एलिमेंट्स को ABC बनाने की कोशिश करूंगा। तीनों एलिमेंट्स को क्या बनाने का है? अपने को ABC बनाने का है। तो इसके लिए क्या किया कि फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो को B से मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई करोगे, ताकि ये एलिमेंट ABC 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 बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ये काम करना चाह रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट रो को अगर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB² C², यहां पे ABC और यहां पे AB प्लस AC बन जाएगा। एग्रीड?
तो जब a से मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट रो को तो डिटर्मिनेंट को डिवाइड बाई a कर दो ताकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क ना आए। सेकेंड रो को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बी सी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलरेडी था, b से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे सी ऑलरेडी था, b से मल्टीप्लाई होके abc बन जाएगा। इसको अगर b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये bc प्लस ab बन जाएगा। ठीक है, तो जब b से मल्टीप्लाई किया तो b से डिवाइड भी कर दो। अब थर्ड रो को c से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ऑलरेडी था, c मल्टीप्लाई आ गया, ab इंटू सी, यहां पे abc बन जाएगा। ये c से मल्टीप्लाई होगा तो ये ac प्लस bc बन जाएगा। तो थर्ड रो को जब c से मल्टीप्लाई किया है तो c से डिवाइड भी कर दो। ओके, डिटर्मिनेंट यहां तक आ गया। मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट रो बाई a, सेकेंड रो बाई b, थर्ड रो बाई c। लिख लेना ये चीजें खुद से। ओके, अब देखो बच्चा लोग, कॉमन ले लो। कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां से abc कॉमन चला जाएगा, इधर से भी कुछ कॉमन जाएगा क्या, यस, इधर से भी abc कॉमन चला जाएगा, है ना। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से abc कॉमन निकाल रहा हूं। तो देखो abc का स्क्वायर कॉमन चला गया, डिनोमिनेटर में यहां पे ऑलरेडी abc बैठा है। ओके, कॉलम 1 से abc कॉमन लेंगे तो यहां पे bc बचेगा, यहां पे ca बचेगा और यहां पे ab बचेगा। कॉलम 2 से देखो, यहां से अगर abc कॉमन लेके गए, देखो कॉलम 1 से अगर abc कॉमन लेके गए तो ये बचेगा। कॉलम 2 से भी हम abc कॉमन ले जा रहे हैं तो यहां पे 1 1 1 क्रिएट हो गया। और थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड कॉलम ab प्लस ac, bc प्लस ab एंड ac प्लस bc, दिस इज द थर्ड कॉलम। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 आने वाली है। देखो जरा ध्यान से, क्या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी? कैसे प्रूव करेंगे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0? कि अगर थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड कर दूं, थर्ड कॉलम में अगर फर्स्ट कॉलम ऐड कर दूं तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स सारे सेम बन जाएंगे। थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स सारे के सारे ab प्लस bc प्लस ca आ जाएंगे। और ab प्लस bc प्लस ca को अगर आप कॉमन लेके जाओगे तो थर्ड कॉलम में 1 1 1 क्रिएट हो गया। ठीक है, और सेकंड में भी 1 1 1, थर्ड में भी 1 1 1 होगा, तो वैल्यू तो 0 आ ही जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके आगे अपन क्या कर रहे हैं कि C3 में C3 प्लस C1, कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड कर रहे हैं। देखो बाहर ऑलरेडी abc बैठा है मल्टीप्लीकेशन में। ओके, यहां पे ये bc हो गया, यहां पे ca, यहां पे ab, 1 1 1। थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड किया तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट ab प्लस bc प्लस ca, ये भी ab प्लस bc प्लस ca, ये वाला एलिमेंट भी ab प्लस bc प्लस ca, ऐसा बन रहा है। थर्ड कॉलम से ab प्लस bc प्लस ca को कॉमन लेके जाओगे तो यहाँ पे 1 1 1 क्रिएट हो गया। ठीक है, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि देखो ये दोनों कॉलम प्रोपोर्शनल है ना, ये भी 1 1 1 और इसमें से भी अगर ये कॉमन लेके चले गए तो 1 1 1 प्रोपोर्शनल। तो कभी भी अगर दो कॉलम या रो प्रोपोर्शनल आ जाती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो वही अपने को प्रूव करना था। तो बिना एक्सपेंड किए हमने प्रूव कर लिया कि देखो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। मजेदार, मजा आ रहा है। चलो अगला सवाल देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग विदाउट एक्सपेंडिंग। अभी भी हमें बिना एक्सपेंशन के प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं कि देखो इस कॉलम के अबाउट अपन दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। इस कॉलम के अबाउट दो डिटर्मिनेंट में टूट जाएगा। अपने को पता है फिफ्थ प्रॉपर्टी, याद करो लास्ट क्लास में पढ़ी थी फिफ्थ प्रॉपर्टी, है ना, कि किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अबाउट अपन डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ब्रेक करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकेंड कॉलम abc और थर्ड कॉलम में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को रखा हमने। ठीक है, माइनस फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, सेकंड में abc और यहां पे bc ca ab को रख दिया। देखो इस तरीके से माइनस हो जाएगा ना, इस तरीके से डिटर्मिनेंट ब्रेक हो जाएगा। देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज सेम है, ये चीज सेम है। बस ये जो थर्ड कॉलम है ना, ये a स्क्वायर माइनस bc, b स्क्वायर माइनस ca, c स्क्वायर माइनस ab, इसके अबाउट अपन ने दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दिया है। ओके, तो ऐसा दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो गया, एक्सपेंशन नहीं करना है। ओके, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर मैं इसके इक्वल ला दूं तो अपन बोल सकते हैं ना कि वैल्यू 0 आने वाली है। अगर ये डेल्टा 2 डिटर्मिनेंट है, सपोज इस डिटर्मिनेंट को मैं डेल्टा 1 बोलता हूं, है ना, इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा 1 बोलता हूं, इस डिटर्मिनेंट को अपन डेल्टा 2, इसको मैं अलग से ले जा रहा हूं
और मैं बस ये बोल रहा हूं कि अगर मैं डेल्टा टू को डेल्टा वन के इक्वल, डेल्टा वन जैसा ही बना दूं, तो अपन बोल सकते हैं ना कि डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टू को अपन डील करते हैं अलग से। डेल्टा टू यहां पे है 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी। वैसे तो देखो डायरेक्टली मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यार ये दोनों सेम डिटर्मिनेंट है। कैसे कि यार फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां पे एबीसी बनाने की कोशिश करोगे, सेकंड को बी से, थर्ड को सी से। तो यहां पे देखो ए स्क्वायर एबीसी, इधर बी स्क्वायर एबीसी, यहां पे सी स्क्वायर एबीसी। एबीसी कॉमन लेके जाओगे तो दिख सकता है कि यहां पे ये दोनों की डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो ये तो ऊपर ऊपर से मैंने आइडिया दिया है, ठीक है, कि अगर आप खुद से करना चाहो इसके आगे तो इस आइडिया के ऊपर काम कर सकते हो। अब चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट रो के अंदर ए स्क्वायर ए बी सी बन जाएगा। तो जब आपने फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई किया है तो डिटर्मिनेंट को डिवाइड भी करो ए से, क्योंकि बेसिकली आपने डिटर्मिनेंट को ए से मल्टीप्लाई कर दिया ना, डिटर्मिनेंट को आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट को ए से डिवाइड करो। सेकंड रो में अपन बी प्रदान करना चाहते हैं तो यहां पे बी स्क्वायर ए बी सी बन जाएगा, तो इधर बी से डिवाइड भी करो। थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर ए बी सी, तो यहां पे सी से डिवाइड भी कर दो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है यार डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे। आप चाहो तो वापस से ए कॉमन ले जा सकते हो फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो से वापस से ए कॉमन लेके गए तो 1 बन जाएगा और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर। सेकंड रो से वापस बी, थर्ड रो से वापस सी कॉमन लेके गए तो वापस यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, बस मैं बता रहा हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, है ना, कि इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, पर इधर से इधर क्यों जाएंगे अपन और आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए, थर्ड कॉलम से एबीसी कॉमन निकाल लिया, थर्ड कॉलम से एबीसी कॉमन निकाला तो ये ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे 1 1 1 क्रिएट हो गया। थर्ड कॉलम से ए बी सी मैंने बाहर निकाल लिया, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ए बी सी बैठा था, कैंसिल आउट होके ये 1 बन जाएगा। अब देखो क्या डेल्टा वन डेल्टा टू सेम है, सेम है बच्चा लोग, ठीक है, ये डेल्टा टू आया है। अब इसी के अंदर अगर मैं दो बार इंटरचेंज मारूंगा ना कॉलम कि C1 और C3 को इंटरचेंज किया, C1 और C3 को, है ना, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दो, फिर कॉलम 3 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दो, है ना। C1 इज इंटरचेंज विद C3 एंड C2 इज इंटरचेंज विद C3, ठीक है। पहले C1 C3 को इंटरचेंज किया, फिर C2 C3 को इंटरचेंज कर दिया। तो दो बार अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो यही डिटर्मिनेंट ऐसा बन जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 1 1 आ गया क्योंकि कॉलम 1 कॉलम 3 को इंटरचेंज किया। ABC इधर गया था बट अब फिर कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया तो ABC फाइनली कॉलम 2 में अब सेटल हो चुका है और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कॉलम 3 में सेटल हो चुका है, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि डेल्टा 2 की वैल्यू भी यही आ गई और डेल्टा 1 की भी वैल्यू यही है। हेंस वी कैन से दैट डेल्टा 1 is equal to delta 2. It implies that delta 1 minus delta 2 its value will be 0. delta 1 minus delta 2 की वैल्यू 0 आ गई, है ना। मजेदार सवाल। तो इन सारे सवालों के साथ खेलो, मजा आएगा इन सारे क्वेश्चंस के साथ खेलने में, ठीक है। पहले हमने स्प्लिट कर दिया है और यहाँ पे डेल्टा 2 के साथ मैंने डील किया है, डेल्टा 1 को तो मैंने छेड़ा भी नहीं है क्योंकि ये तो बड़ा ही स्टैंडर्ड सा डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू भी वैसे अपने को पता होती है ना। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होती है, याद है लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी अपने को पता रहती है। डेल्टा 2 में चेंजेस किए हैं हमने और डेल्टा 2 में ये चेंजेस किए हैं और डेल्टा 2 को डेल्टा 1 के ही इक्वल प्रूव कर दिया मैंने, है ना। डेल्टा 2 में इस तरीके से चेंजेस किए हैं कि ये डेल्टा 1 जैसा ही बन गया और हमने देख लिया कि यार डेल्टा 2 डेल्टा 1 तो सेम है, बस इनकी शक्लें अलग अलग है ना, इनकी शक्ल अलग अलग है, बाकी डेल्टा 2 एंड डेल्टा 1 सेम है। तो इसलिए डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल। चलिए, if x, y and z are distinct and delta is equal to this and that is equal to 0, then prove that x, y, z is equal to -1. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल दे रखी है, अपने को x, y, z की वैल्यू प्रूव करनी है कि -1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे भी स्प्लिट करने का आइडिया आ रहा है सबसे पहले कि कॉलम 3 से स्प्लिट कर दिया, कॉलम 3 के अबाउट दो डिटर्मिनेंट में यहां पे स्प्लिट किया। ओके, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलम 1 में एक्स वाई जेड, कॉलम 2 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
कॉलम 3 में 1 1 1 प्लस यहां पे x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इधर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। देखो बच्चा लोग, है ना, देखो 1 1 1 यहां पे रख दिया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को इधर ले गया, है ना। तो कोई चेंजेस यहां पे, बेसिकली स्प्लिट कर दिया और कुछ नहीं किया। ओके, अब इसके आगे मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। तो इसके अंदर से मैंने क्या किया कि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहा हूं। C1 इज इंटरचेंज विद C3, देन C2 इज इंटरचेंज विद C3, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया और फिर कॉलम 2 कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया, तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट 1 1 1 यहां पे कॉलम 2 में एक्स वाई जेड पहुंच गया, कॉलम 3 के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो जब दो बार इंटरचेंज करते हैं ना तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक बार इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो गई, बट अगर दो बार इंटरचेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू एज इट इज आ गई। ओके, तो ऐसा ये डिटर्मिनेंट बन गया। इसमें से क्या कॉमन ले जा सकते हैं, इसमें से फर्स्ट रो से एक्स को कॉमन ले गए, सेकेंड रो से वाई को कॉमन ले गए, थर्ड रो से जेड को कॉमन ले गए, तो यहां पे बचेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, इधर ये 1 वाई वाई स्क्वायर, इधर ये 1 जेड जेड स्क्वायर, ये बन गया। अब इन दोनों का सम निकालना है अपने को, तो ये डिटर्मिनेंट तो सेम बन रहा है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी अपने को पता है, तो ये डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया बेसिकली, है ना। ये 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट प्लस एक्स वाई जेड इंटू दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लो, तो इस डिटर्मिनेंट को कॉमन लेंगे तो यहां पे बनेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लिया तो यहां पे 1 प्लस एक्स वाई जेड बनेगा, देखो, है ना। अगर ये कॉमन गया तो यहां पे 1 प्लस एक्स वाई जेड बना और इक्वल टू ये दे रखा है 0, इक्वल टू ये क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो जब प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज इक्वल टू 0 तो या तो ये 0 या फिर ये 0, है ना। तो या तो इधर 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, मतलब इधर से एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, -1, और दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और ये डिटर्मिनेंट कब 0 होता है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, है ना। या तो ये 0, देखो बच्चा लोग, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है। लास्ट क्लास में देखा था इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आती है, तो या तो ये 0 है या फिर 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 है। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि बोल रखा है कि यहां पे एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि इनको डिस्टिंक्ट बोल दिया तो ये 0 नहीं हो पाएगा ना। सेम होने चाहिए, या तो x इक्वल टू वाई होना चाहिए, या y इज इक्वल टू जेड होना चाहिए, z इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए, तब जाके इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। बट ये तीनों डिस्टिंक्ट है तो इनका प्रोडक्ट 0 आ नहीं सकता, ठीक है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू y, दैट इज नॉट इक्वल टू z, तो हेंस यही 0 हो रहा होगा, मतलब x y z की वैल्यू -1 ही आ रही होगी। आर वी क्लियर? तो अगर दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1, वो हमने प्रूव कर दिया। तो कैसे किया, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं चीजों को, कि सबसे पहले तो स्प्लिट कर दिया इसके अबाउट, थर्ड कॉलम के अबाउट हमने दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दिया। इसके अंदर तो कुछ मेजर चेंजेस किए नहीं है, इस वाले डिटर्मिनेंट में तो सिर्फ अपन ने कॉलम 1 एंड कॉलम 3 बदली है, फिर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में चेंज कर दिया है, तो ये डिटर्मिनेंट ऐसा बन गया। इसके अंदर से x कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, z कॉमन ले लिया, तो ये भी डिटर्मिनेंट सेम टू सेम बन गया। इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई जेड, तो प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज इक्वल टू 0, तो इधर दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 और दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ओके, so that's how we have solved this question, है ना। क्लियर है? एक बार देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, इस पॉइंट के ऊपर बहुत बेहतरीन सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है। Some determinants are such that there is a factor common between the elements in ith row and ith column। देखो कुछ कुछ डिटर्मिनेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर ith row and ith column में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, नॉट नेसेसरली एट देयर जंक्शन। ith row ith column मतलब कि ऐसा समझो कि देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है ना। जैसे ये हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई फर्स्ट रो, और ये हो गई फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स। इसके अंदर कुछ फैक्टर कॉमन आ रहा है, नॉट नेसेसरली एट देयर जंक्शन, मतलब इसके है ना,
इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट में कुछ फैक्टर कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ फैक्टर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में कुछ फैक्टर कॉमन है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के बीच में भी कुछ फैक्टर कॉमन आ रहा है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के बीच में भी कुछ फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, नॉट नेसेसरली एट द जंक्शन, जंक्शन मतलब इनका ये हो गया, ठीक है। और वैसे ही थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के बीच में भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, है ना, कुछ फैक्टर कॉमन आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इन सच प्रॉब्लम्स कॉमन फैक्टर्स आर टेकन आउट रो वाइज। तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी जब मैं एग्जांपल दिखाऊंगा जिसके अंदर ऐसे कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। बट ये समझो कि ऐसे में करना क्या होता है, ऐसे में ये करना होता है, इन सच प्रॉब्लम्स कॉमन फैक्टर्स आर टेकन आउट रो वाइज। जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, जैसे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको रो से तो बाहर निकालो और कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो से उस फैक्टर को कॉमन निकाला और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो कॉमन फैक्टर्स आर टेकन आउट रो वाइज एंड री एंटर्ड कॉलम वाइज। तो रो वाइज कॉमन लिया, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दिया वापस से, या फिर वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं कि कॉलम में से कॉमन लिया, रो में मल्टीप्लाई कर दिया। अब सवाल देखो, सवाल से आपको क्लैरिटी मिलेगी इन चीजों के, ओके। जैसे ये सवाल है, इस सवाल के अंदर देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में कुछ कुछ कॉमन है, देखो यहां पे ए बी, यहां पे भी ए बी, यहां पे ए सी, यहां पे ए सी, एलिमेंट ही हूबहू कॉमन आ गया। कई बार तो कुछ फैक्टर कॉमन आता है बट यहां पे तो एलिमेंट ही कॉमन आ गया एज इट इज। वैसे ही देखो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स में भी जंक्शन को छोड़ के बाकी देखो ए बी बी सी कॉमन आ रहे हैं। थर्ड रो थर्ड कॉलम में भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। तो देखो तरीका क्या रहेगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले फर्स्ट रो से फैक्टर कॉमन निकाल लो। फर्स्ट रो से कौन सा फैक्टर कॉमन निकाला जा सकता है, ए कॉमन निकाला जा सकता है। ए को अगर मैं कॉमन लेता हूं फर्स्ट रो से, है ना, इसमें से भी ए बाहर चला जाएगा, इसमें से भी ए बाहर चला जाएगा और ए स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए, ओके। तो सबसे पहला अपन काम कर रहे हैं टेकिंग, ठीक है, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो रेस्पेक्टिवली, है ना। रेस्पेक्टिवली मतलब इज्जत के साथ कॉमन ले रहे हैं। मतलब समझो कि देखो फर्स्ट रो से ए कॉमन ले रहा हूं, सेकंड रो से अपन बी कॉमन ले जा रहे हैं, थर्ड रो से अपन सी कॉमन ले जा रहे हैं। पहले तो मैं कॉमन ले जाने वाला काम कर रहा हूं, ठीक है। तो जब ऐसे कॉमन ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो ए बी सी बाहर चला गया, फर्स्ट रो से ए गायब किया है तो फर्स्ट रो में ये वाला एलिमेंट बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए, ठीक है। ए बी की जगह बी ही बचेगा, ए सी की जगह पे सी ही बचेगा, ठीक है। फर्स्ट रो से अपन ने ए को बाहर निकाला है, ये बी कहां से आया है, सेकंड रो से बाहर आया, ओके। तो सेकंड रो से अगर अपन बी कॉमन लेंगे तो यहां पे ए बी की जगह क्या बचेगा, यहां पे ए बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे बी स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई बी बच जाएगा, बी सी की जगह पे यहां पे सी बच जाएगा। देखो जरा, सही बात है। अब थर्ड रो से हम लोग सी को कॉमन ले रहे हैं तो ए सी की जगह पे ए बचेगा, बीसी की जगह पे बी बच जाएगा और सी स्क्वायर प्लस एक्स की जगह सी स्क्वायर प्लस एक्स बाई सी बच जाएगा। देखो बच्चा लोग, फर्स्ट रो से ए कॉमन निकाला, सेकंड से बी कॉमन निकाला, थर्ड से सी कॉमन निकाला, ऐसा डिटर्मिनेंट की सूरत ऐसी बन जाएगी। करके देखो एक बार खुद से, ऐसी सूरत बनेगी, ओके। अब वापिस से री एंटर कर दो, अब वापिस से इनको मल्टीप्लाई करो और इस बार हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो रो से कॉमन निकाला था ना, रो से कॉमन निकाला था, हम लोग कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में ए को मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट कॉलम में जब ए जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, यहां पे भी ए स्क्वायर बन जाएगा। आपको पता है ना कि जब किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कॉमन ले रहे हैं तो पूरी पूरी रो से या कॉलम से कॉमन लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो पूरी पूरी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो ए को अपन री एंटर कर रहे हैं कॉलम वाइज, है ना, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया ए को, तो इधर ये मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे ये ए स्क्वायर बन जाएगा, यहां पे ए स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रही बात है। बी को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी को जब सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो बी इंटू बी, यहां पे बी स्क्वायर बनेगा, इधर ये बी स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा, यहां पे ये बी स्क्वायर बन गया। सी को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर प्लस एक्स बन गया, ठीक है। यहां से यहां तक की जर्नी समझे क्या,
इधर से इधर तक की जर्नी क्या है कि रो में से तो कॉमन लिया है, कॉलम में वापस मल्टीप्लाई कर दिया। यही काम अगर आप वाइसा वर्सा भी करते कि कॉलम से कॉमन ले जाते, रो में मल्टीप्लाई करते, तो भी यहीं पहुंचते, सेम सूरत बन जाती बस। ठीक है, अब ये सूरत बड़ी अच्छी है ना, बहुत प्यारी ब्यूटीफुल फेस है अब इसका, क्योंकि अब अपन कॉलम वाइज ऐड कर देना, जैसे कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ऐड कर दे तो डिटर्मिनेंट बड़ा ही प्यारा बन जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट बहुत ही प्यारा बन जाता है अगर कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 ऐड कर रहा हूं एंड कॉलम 3 भी ऐड कर रहा हूं, तो कॉलम 1 का हर एलिमेंट क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा। ये वाला एलिमेंट भी देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स बनेगा। तो बेसिकली सारे एलिमेंट यही बन रहे हैं, तो उसको कॉमन ही ले लेता हूं ना मैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स को कॉमन निकाला और कॉलम 1 के एलिमेंट्स 1 1 1 क्रिएट हो गए। ओके, कॉलम 2 में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो ये बी स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी बी स्क्वायर, यहां पे ये सी स्क्वायर प्लस एक्स। देख लो ध्यान से, हर एलिमेंट कॉलम 1 का बन रहा था, ये कॉमन इसको निकाल लिया, कॉलम 1 में ये बन गया। ओके, इधर तक अपन पहुंच चुके हैं। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल टू 0 दे रखी है। ठीक है, इसको अगर मैं इक्वेट करता हूं बच्चा लोग 0 से, तो किधर एक एक्स की वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है यहां से, एक्स की वैल्यू इजीली समझ में आ रही है कि दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। अगर ये फैक्टर 0 है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस डिटर्मिनेंट को फर्दर सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं, है ना, क्योंकि यही हमारा, एक तो ये आंसर हो गया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, अच्छा दो आंसर दे रखे हैं, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर दिस और एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर दिस, तो मतलब इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इस डिटर्मिनेंट को अलग से सॉल्व करते हैं। ओके, जगह तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो इस डिटर्मिनेंट को अपन अलग से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। हाँ जी गाइस, तो इधर देखेंगे ध्यान से, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू फॉर दिस डिटर्मिनेंट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स इज इक्वल टू 0। तो इधर से तो एक रूट मिल गया, इधर से x बराबर ये आ गया, और जब आप इसको इक्वेट करोगे ना 0 से, इस चीज को इक्वेट करोगे 0 से, तो पहले इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के लिए 1 1 1 बना है, 0 0 बनाने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए अपन ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं कि रो 1 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड रो 2 में से रो 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रो 1 इज रिप्लेस बाय रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 इज रिप्लेस बाय रो 2 माइनस रो 3। ठीक है, ये मैं काम करने जा रहा हूं कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकंड रो में से थर्ड रो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। ओके, तो डिटर्मिनेंट देखो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट यहां पे 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, बी स्क्वायर में से ये चीज सब्ट्रैक्ट होगी, तो यहां पे क्या माइनस एक्स बच जाएगा, इधर माइनस एक्स बचेगा, है ना, ये तो 0 बन गया। ठीक है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, यहाँ पे माइनस एक्स, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इधर ये 0 बन गया। फिर देखो रो 2 में से रो 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 बन जाएगा इधर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस एक्स में से बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे एक्स बचेगा। सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर प्लस एक्स सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या माइनस एक्स बचेगा। हाँ जी सर, और थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं है, थर्ड रो में है 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स, और अपन इसको भी इक्वेट कर रहे हैं 0 से। जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज इक्वल टू 0, तो या तो ये 0, इधर से रूट मिल गया, और जब इसको इक्वेट किया 0 से, तो इधर से भी रूट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक्सपैंड कर दो अबाउट कॉलम 1, कॉलम 1 के अबाउट एक्सपैंड कर दो। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, दैट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर आ गई, 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को जब इक्वेट किया 0 से, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो एक ये भी हमारा आंसर हो गया। तो इधर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है,
So that is our answer, which is either x is equal to 0 और x is equal to negative of a square plus b square plus c square. ऑप्शन ए हमारा सही जवाब. क्लियर है, क्लैरिटी है चीजों की. देख लो एक बार ध्यान से, है ना. इस क्वेश्चन को समराइज कर दूं क्या? देखो सबसे पहले क्या किया कि एबीसी कॉमन लिया फर्स्ट रो में से, सेकंड रो में से, थर्ड रो में से, और री एंटर कर दिया कॉलम वाइज. ठीक है, पहला काम तो अपन ने ये किया है. तो डिटर्मिनेंट ऐसा बन गया. उसके बाद में कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ऐड किया, तो कॉलम 1 का हर एलिमेंट ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स, और इधर 1 1 1 क्रिएट हो गया. ठीक है, इसको इक्वेट किया 0 से, तो यहां से x की वैल्यू आ गई, और इस डिटर्मिनेंट को इक्वेट किया 0 से, और इस डिटर्मिनेंट को फर्दर सॉल्व किया और इक्वेट किया 0 से, तो यहां से x की वैल्यू 0 मिल रही है. तो एज सिंपल एज दैट. क्लियर? नाउ लेट्स गेट टू द प्रॉपर्टी 7, फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम, जैसे हम पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं कि अगर x बराबर अल्फा रखने पे पॉलिनोमियल 0 बन रहा है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होने वाला है. तो वही फैक्टर थ्योरम यहां पे भी है कि इफ पुटिंग बाई x इज इक्वल टू a, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वैनिशेस. फैंसी नेम फॉर 0. ठीक है, डिटर्मिनेंट खत्म हो गया, 0 हो गया. अगर x बराबर a पुट किया, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना. x माइनस ए उस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर होगा अगर x बराबर a पुट करने पे डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है, वैल्यू 0 हो जाती है तो. ओके, तो विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस, जो कि पॉलिनोमियल के लिए भी ट्रू है. फैक्टर थ्योरम हमने वहां पे पॉलिनोमियल में भी पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल में भी अगर x बराबर a रखने पे, जैसे कोई पॉलिनोमियल मैंने ले लिया है ना, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसमें देखो x बराबर 1 रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो रहा है ना. एट x इज इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल बिकम 0, है ना, इट इज 0. तो इसलिए बेसिकली अपन बोल सकते हैं x बराबर 1 पे f ऑफ 1 कितना है, 0 है. इट इंप्लाइज x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इसका कुछ फैक्टर है. वैसे ही एट x बराबर 3 f ऑफ 3 बिकम 0, तो इधर से अपन बोल सकते हैं कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर, है ना. x माइनस 3 एक फैक्टर है. ठीक है, तो इसके फैक्टराइज करेंगे तो यही मिलने वाला है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3. क्लियर? चलिए सवालों पे अब बात करते हैं. तो जैसे कि हमने ये पढ़ा भी था लास्ट क्लास में कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होती है. और अपने को ये प्रूव करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम की. फैक्टर थ्योरम से भी क्या अपन ये शो कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो मतलब अगर a माइनस बी इसका फैक्टर तब होगा जब a बराबर b रखने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती हो. क्या a की वैल्यू b रख दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है क्या? व्हेन a इज इक्वल टू b, डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 1a स्क्वायर, और b को भी अगर मैंने a ही बोल दिया है तो 1a स्क्वायर ये भी यही बन जाएगा, है ना. अगर b को भी मैंने a बोल दिया है तो सेकंड कॉलम भी 1a स्क्वायर बन जाएगी, और थर्ड कॉलम के अंदर 1c स्क्वायर बैठा है. ठीक है, तो जब a और b आपस में इक्वल है तो दिख रहा है दो कॉलम सेम हो गई. दो कॉलम सेम हो गई तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या, 0 हो गई. तो व्हेन a इज इक्वल टू b, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम 0, डिटर्मिनेंट वैनिशेस, इट इंप्लाइज a माइनस b इज अ फैक्टर. अब यही बात b इज इक्वल टू c के लिए भी बोल सकते हैं कि जब b की वैल्यू c रख देता हूं, है ना, b की वैल्यू c रख दी तो ये 1c स्क्वायर थर्ड कॉलम तो है ही, सेकंड कॉलम भी वही बन गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिर से 0. और वही बात अगर मैं c और a को इक्वेट कर दूं, है ना, c इज इक्वल टू a पे, तो वहां पे भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0. तो जैसे a माइनस बी फैक्टर है ना, सिमिलरली b माइनस सी एंड c माइनस a आर ऑल्सो फैक्टर. ठीक है, a इज इक्वल टू बी रखने पे डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है इसलिए a माइनस बी इज अ फैक्टर. b इज इक्वल टू सी रखने पे डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है इसलिए b माइनस सी फैक्टर. c इज इक्वल टू a रखने पे डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है इसलिए c माइनस a इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. ओके, तो इधर से अपन ये बोल सकते हैं ये जो डिटर्मिनेंट है 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c स्क्वायर, इसके तीन फैक्टर्स तो अपने को मिल गए. कौन कौन से, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये तीन हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं. ठीक है, दीज आर दी 3 फैक्टर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. बट यहां पे
कोई कांस्टेंट भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में, हो सकता है कोई के यहाँ पे बैठा हो मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। वैसे तो आपको दिख रहा है नहीं है सर, नहीं है ना, बट हो सकता है ना, ठीक है। तो इस के की वैल्यू भी 1 अपने को प्रूव करनी कि भैया ये जो, ठीक है, 3 फैक्टर्स के बारे में कमेंट कर दिया, बट कुछ लीडिंग कोफिशिएंट भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इस के की वैल्यू भी 1 प्रूव करनी है। अब इस के की वैल्यू 1 प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दो, चाहे वैसे अपन 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अपन देख सकते हैं कि के की वैल्यू 1 होगी, मतलब पुट ए बराबर ए को 1 पुट कर दो, बी को कुछ 0 पुट कर दो, सी को कुछ -1 पुट कर दो, ठीक है। A1 B0 C-1 पुट कर दिया है ना। पुट दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, टू फाइंड वैल्यू ऑफ के। बेसिकली ये आइडेंटिटी हो गया ना कि भैया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल है ना। द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज एन आइडेंटिटी। बेसिकली दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एबीसी। एबीसी की कोई भी वैल्यू रख दो, ये सबके लिए ट्रू है, तो एक तरीके से ये आइडेंटिटी है ना। और आइडेंटिटी तो एबीसी की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -1 पुट करते हैं अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट बन रहा है 1 1 1। ए की जगह 1 पुट कर रहे हैं, बी की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं, सी की जगह पे -1, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 0, सी की वैल्यू -1 -1 का स्क्वायर +1। देखो ये बनेगा डिटर्मिनेंट, तो ऐसा बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी बन गई। अब ये राइट हैंड साइड में देखो क्या बनेगा, k टाइम्स a माइनस बी, 1 माइनस 0 मतलब 1, ओके। b माइनस सी, बी की वैल्यू 0 रख रहे हैं, सी की वैल्यू -1 रख रहे हैं, तो 0 -1 +1 बन जाएगा। और c माइनस ए, सी की वैल्यू -1 और a की वैल्यू +1, तो यहां पे k के मल्टीप्लीकेशन में -2 बन रहा है, देख लो जरा। तो इधर से k की वैल्यू आ जाएगी इजीली, ओके। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दो, सेकंड कॉलम के अबाउट, ओके। तो सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ऑफ -1, ठीक है। देखो a माइनस बी, इधर ये बन रहा है 1 -0, है ना, 1 -0 दैट इज 1। b माइनस सी मतलब 0 -1, 0 -1 +1 बन जाएगा। c माइनस ए, सी की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू +1 है, तो -1 -2 बन रहा है, ओके। और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया अपन ने किसके अबाउट, सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दो। कैसे भी एक्सपेंड करो, वैसे तो इस डिटर्मिनेंट को फर्क नहीं पड़ रहा, अपन चाहे तो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दे, आप चाहो तो किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर अपन सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ऑफ -1, ठीक है। तो ये -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1 बन रहा है, इज इक्वल टू k टाइम्स -2। तो इधर से दिखाई दे रहा है k टाइम्स -2 इज इक्वल टू -2, मतलब k की वैल्यू इधर से 1 आ जाएगी। तो बस वही मेहनत अपन कर रहे थे k की वैल्यू 1 प्रूव करने की, तो k की वैल्यू इधर से 1 आ गई। तो हेंस प्रूव्ड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। तो फैक्टर थ्योरम से फैक्टर पता चल जाएंगे, बट कुछ लीडिंग कोफिशिएंट भी हो सकता है, उस लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू और निकालना बाकी रह गया, बस इतना सा काम है। और लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हो कि ए बी सी की कुछ रैंडम वैल्यूज पुट करी और लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है बच्चा लोग? ओके बच्चा लोग, नाउ लेट्स लर्न अबाउट प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो डिटर्मिनेंट, हम दो डिटर्मिनेंट को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे 3x3 का डिटर्मिनेंट लिया गया है, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे ही 2x2 के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के टोटल 4 तरीके हैं। देखो 4 तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें से एक तरीका यहाँ पे समझो, ठीक है। ये वाला जो मेथड है अपने सामने, ये रो इनटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन है, कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला एलिमेंट मिल रहा है, देखो जरा, a1 इंटू x1 प्लस b1 इंटू x2 प्लस c1 इंटू x3। देखो, तो जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट मिला, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, है ना, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा, है ना। जैसे कि देखो a1 इंटू y1 प्लस b1 इंटू y2 प्लस c1 इंटू y3।
फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट मिलेगा। देख सकते हैं a1 इंटू z1 प्लस b1 इंटू z2 प्लस c1 इंटू z3। तो ये कैसे अपन कर रहे हैं, रो इंटू कॉलम वाइज, ठीक है, रो इंटू कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन चल रहा है ये, ठीक है। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स मिल गए। अब यही प्रोसेस अपन सेकंड रो के साथ रिपीट करने वाले हैं कि सबसे पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से अपन लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड रो ली, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट मिल रहा है, देखो a2 इंटू x1 प्लस b2 इंटू x2 प्लस c2 इंटू x3। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा, है ना। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट मिलने वाला है। अब यही सेम प्रोसेस अपन थर्ड रो के साथ रिपीट करेंगे कि थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट मिलेगा a3 इंटू x1 प्लस b3 इंटू x2 प्लस c3 इंटू x3। इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट मिल गया। फिर इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा। तो दिस इज रो इंटू कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये तो अपने पास रो इंटू कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन आ गया, है ना। फर्स्ट रो को पहले इससे, इससे और इससे मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ठीक है। फिर वही सेकंड रो के एलिमेंट्स पाने के लिए तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सेकंड रो को थर्ड कॉलम, इस तरीके से सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स मिल गए। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स मिल गए। तो ये रो इंटू कॉलम वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमें देखा है। अब इसी तरीके से अपन चाहे तो रो इंटू रो वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे रो इंटू कॉलम वे लगाया, इसी तरीके से अपन चाहे तो रो इंटू रो वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। देखो वो कैसे लगाया जाएगा, ध्यान से देखेंगे यहां पे कि फर्स्ट रो को अब फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट मिलेगा। देखो a1 इंटू x1, है ना, a1 x1 प्लस b1 इंटू y1, तो प्लस b1 y1 प्लस c1 इंटू z1 प्लस c1 z1। ओके, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो a1 इंटू x2, a1 इंटू x2 प्लस b1 इंटू y2 प्लस b1 इंटू y2 प्लस c1 इंटू z2 प्लस c1 इंटू z2। ओके, अब यही प्रोसेस अपन थर्ड रो के साथ रिपीट करेंगे कि फर्स्ट रो इंटू थर्ड रो, तो a1 x3 प्लस b1 y3, a1 x3 प्लस b1 y3 प्लस c1 z3। देखो आसान है। तो देखो इस बार रो इंटू रो वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट मिला। फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को दूसरा एलिमेंट मिला। फिर फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो का अपने को तीसरा एलिमेंट मिल गया। ओके, अब यही प्रोसेस अपन सेकंड रो के साथ रिपीट करेंगे कि पहले सेकंड रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट मिलेगा जो कि हो जाएगा a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1, ठीक है। a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1। अब सेकंड रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 z2, a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 z2। अब सेकेंड रो को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 x3 है ना, सेकेंड रो को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a2 x3 प्लस b2 y3 प्लस b2 y3 प्लस c2 z3, ठीक है, प्लस c2 z3, ये मिलने वाला है। ओके, सेकेंड रो सॉर्टेड। अब वही प्रोसेस थर्ड रो के साथ रिपीट करेंगे कि सबसे पहले थर्ड रो को फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो a3 x1 प्लस b3 y1 प्लस c3 z1, राइट, प्लस b3 y1
प्लस C3Z1, ठीक है। थर्ड रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा। अब थर्ड रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो A3X2 प्लस B3Y2 प्लस C3Z2, ठीक है। A3X2 प्लस B3Y2 प्लस C3Z2। अब इस रो को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई किया, देखो इसको पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेकंड एलिमेंट मिल गया। अब थर्ड रो को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट मिलेगा, विच इज A3X3 प्लस B3Y3 प्लस B3Y3 प्लस C3Z3। तो अपन ने ये दो तरीके देखे हैं बच्चा लोग, एक तो ये रो इनटू रो वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ गया, रो इनटू रो वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया रो इनटू कॉलम वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से दो और तरीके निकलते हैं जिसके अंदर कॉलम इनटू रो एंड कॉलम इनटू कॉलम वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी आता है, बट वो अपन बहुत यूज ही नहीं करते, मतलब रेयरली यूज करते हैं, रेयरली क्या कभी नहीं यूज करते उसको। तो यही दो तरीके अपन जनरली मेजरली यूज करते हैं, रो इनटू कॉलम वे एंड रो इनटू रो वे। तो ये दोनों तरीके आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। बाकी में और तरीके, उसमें भी वही तरीका हो जाएगा, जैसे कॉलम इनटू रो करेंगे तो फंडा तो वही चीज है, बट वो अपन यूज नहीं कर रहे, तो अपन क्यों बिना मतलब मैं आपको कंफ्यूज करूं, राइट। तो यहां पे देखो रो इनटू कॉलम वे में क्या हुआ कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट मिल गया। फिर वही सेकंड रो के साथ रिपीट किया, यही प्रोसेस, फिर वही थर्ड रो के साथ रिपीट किया, तो थर्ड रो के साथ रिपीट करेंगे तो थर्ड रो के एलिमेंट्स मिल गए। रो इनटू रो वे में क्या हो रहा है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट मिल गया। ओके, फिर वही सेकंड रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट, फिर सेकंड को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। फिर थर्ड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट, थर्ड रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया तो थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट, फिर थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया तो थर्ड रो का तीसरा एलिमेंट मिल गया। सिंपल, आसान। तो मल्टीप्लीकेशन इज वेरी वेरी इजी। दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान है ना। इसीलिए जेई मल्टीप्लीकेशन नहीं पूछता है, ठीक है। वो क्या पूछता है, देखो समझो, वो इस टाइप के सवाल पूछता है। देखो ये 2014 जेई मेंस का क्वेश्चन है। इस सवाल में बोला गया है कि इफ अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर एन प्लस बीटा रेज टू द पावर एन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1। अब देखो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, अगर एफ ऑफ एन ये है तो इतनी बात समझ में आती है कि एफ ऑफ 1 अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1 हो जाएगा, है ना। एफ ऑफ 2 हो जाएगा अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2। समझ में आ रही बच्चा लोग। देखो एन की जगह पे 2 रखेंगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये आ गई, एन की जगह पे 3 रखोगे तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, है ना, ये मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो ये सारी वैल्यूज मैं यहां पे पुट करने जा रहा हूं सबसे पहले। ओके, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमें बेसिकली, तो सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दी। तो इधर ये 3 एंड 1 प्लस एफ ऑफ 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू पुट कर दी, है ना, एफ ऑफ 1 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। फिर इधर देखो 1 प्लस एफ ऑफ 2, तो 1 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, फिर 1 प्लस एफ ऑफ 1 मतलब यहां पे 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। 1 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इधर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पे देखो 1 प्लस एफ ऑफ 3 मतलब 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बन जाएगा। फिर इधर देखो 1 प्लस एफ ऑफ 2 मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन रहा है। 1 प्लस एफ ऑफ 3 मतलब 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बन रहा है। 1 प्लस एफ ऑफ 4 मतलब 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। आपसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है ना। इसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, देन k इज इक्वल टू। तो बेसिकली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही आपको निकालनी है। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाए, अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन का यूज आएगा, क्योंकि डायरेक्टली अभी देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। एक्सपैंड करके निकालोगे तो सदियां निकल जाएगी इसकी वैल्यू निकालने में, है ना, 2 जन्म निकल जाएंगे, इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर एक्सपैंड करोगे तो बहुत गंदा फैल जाएगा, दिख रहा है ना। तो अपन इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना चाह रहे हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, ठीक है। मतलब
इस बार अपन ऐसा नहीं कर रहे कि दो डिटर्मिनेंट दे दिया उसका प्रोडक्ट निकाला, इस बार अपन ये कर रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना चाह रहे हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। हमने डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना सीख लिया है, अब अपने को रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी है इस क्वेश्चन में। तो रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे लगाते हैं, बस वही बात समझनी है, ठीक है। अच्छे से समझते हैं इस बात को। सबसे पहले आप जैसा प्रोडक्ट करना चाहो वैसा कर सकते हो। आप अगर रो इनटू रो में कंफर्टेबल हो तो वो लगाओ, रो इनटू कॉलम में कंफर्टेबल हो तो वो लगाओ, ठीक है। तो मैं यहां पे रो इनटू रो वाला मेथड लगा रहा हूं कि देखो यहां पे पहली रो को जब पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलना चाहिए, राइट। फिर पहली रो को दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो का दूसरा एलिमेंट 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा मिलना चाहिए। फिर फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने को एडजस्ट करना है, ओके। तो मेरे को यहां पे 3 चाहिए, तो मैंने एक काम किया, यहां पे फर्स्ट रो में 1 1 1 रख दिया, यहां पे भी फर्स्ट रो में 1 1 1 रख दिया। देखो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 क्या 3 मिल जाएगा। तो पहली रो को पहली रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 ही मिल रहा है, ओके क्लियर। अब देखो, अब मैं पहली रो को जब सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो को जब सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे 1 हो गया, 1 को मैं यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, फिर 1 को यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहां पे 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को यहां पे बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देख सकते हो फर्स्ट रो इंटू सेकेंड रो का प्रोडक्ट 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो के एलिमेंट सेट कर रहे हैं अपन, है ना, फील्डिंग सजा रहे हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स की भैया, कि यहां पे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट रो 3 मिलना चाहिए, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड रो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा मिलना चाहिए, अब फर्स्ट रो इंटू थर्ड रो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलना चाहिए। तो यहां पे 1 इंटू 1, यहां पे 1 इंटू अल्फा स्क्वायर, 1 इंटू बीटा स्क्वायर। देखो फील्डिंग सज गई कि फर्स्ट रो इंटू थर्ड रो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल रहा है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स तो सेट हो गए। अब सेकेंड रो के एलिमेंट समझो कि सेकेंड रो इनटू दिस थिंग अपने को क्या चाहिए, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना। सेकेंड रो इनटू फर्स्ट रो अपने को 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा मांगता है, ठीक है। तो यहां पे 1 रख दिया, 1 इंटू 1 1, अल्फा इंटू 1 अल्फा बनेगा, बीटा इंटू 1 बीटा बनेगा। तो देखो सेकेंड रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा ही मिल रहा है। अब देखो सेकंड रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलना चाहिए, जो मिल भी रहा है। देखो 1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा, तो मतलब यही मिल रहा है। फिर इसको अगर थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए, है ना। सेकंड रो इंटू थर्ड रो ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट विच इज 1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर दैट विल बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर दैट विल बी बीटा क्यूब। बिल्कुल मामला सेट है अभी तक, ठीक है। अब थर्ड रो सेट करते हैं। थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो विल गिव अस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो क्या है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मुझे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाना है, तो यहां पे 1 रख दिया, 1 इंटू 1 प्लस इधर मैं अल्फा स्क्वायर रख दूंगा ताकि अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अल्फा स्क्वायर मिल जाए, इधर मैं बीटा स्क्वायर रख दूंगा ताकि बीटा स्क्वायर इंटू 1 बीटा स्क्वायर मिल जाए। तो आप देख सकते हो कि थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। थर्ड रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल रहा है। थर्ड रो को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 मिल रहा है। तो बिल्कुल सही है कि भैया इसको मैंने एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट तोड़ना था, तो इस तरीके से इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट हमने ब्रेक कर लिया है, सिंपल। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट बड़े ही स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है ना, बहुत स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है। आपको याद होगा बच्चा लोग कि अगर इस टाइप का डिटर्मिनेंट है कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए हो जाती है ना। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होती है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, देखो 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस है ना, एग्जैक्टली 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस 1, ठीक है।
ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होने वाली है कि देखो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, क्या यही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, है ना। देखो a की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया, b की जगह पे अल्फा रख दिया, c की जगह पे बीटा रख दिया। अगर आप a की जगह पे 1 रखते हो, ठीक है, b की जगह पे अल्फा रखते हो तो 1 माइनस अल्फा, है ना, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस 1, यही मिल रहा है देखो, 1 अल्फा बीटा 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है कि एक रो में 1 हो, दूसरे रो में एबीसी हो, तीसरे रो में स्क्वायर ऑफ दीज एलिमेंट। तो देखो एक रो में 1 है, दूसरे रो में 1 अल्फा बीटा है, तीसरे रो में उसका स्क्वायर लिखा है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये होने वाली है। सेम यही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस 1, ओके, क्योंकि दोनों डिटर्मिनेंट है तो सेम ही। तो अपने पास क्या बन गया, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा विच इज 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा विच इज अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 दैट विल गिव अस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा माइनस 1 स्क्वायर मिल रहा है। यहां पे क्या दे रखा है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे बीटा माइनस 1 की जगह 1 माइनस बीटा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना यहाँ पे। तो अगर नेगेटिव कॉमन भी ले लेंगे तो 1 माइनस बीटा को बीटा माइनस 1 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फिर बीटा माइनस 1 को 1 माइनस बीटा लिख दो, ओके। तो ये दोनों चीजें सेम है। तो इधर k की वैल्यू क्या हो गई, ऑन कंपेरिजन वी कैन सी दैट k इज इक्वल टू 1, k इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 कंपेरिजन से। तो ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करो, के की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है, ये तीन फैक्टर्स यहां पे भी दिखाई दे रहे हैं, बस ये जो कोफिशिएंट होने वाला है वो 1 होने वाला है, ठीक है। तो दैट्स इट, सिंपल, मजेदार। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इस डिटर्मिनेंट को हमें ब्रेक करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, तो इस तरीके से सोचना है, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। For all a, b, c and p, q, r, show that the value of this determinant is equal to 0. तो cos of a minus p, cos of a minus q, cos of a minus p यहां पे लिखा है, तो देखते हैं यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चा लोग, मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलना चाहिए, है ना। ये वाला एलिमेंट कब मिलेगा, जब अपन फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब cos ऑफ a माइनस पी क्या होता है, cos ऑफ a माइनस पी इज इक्वल टू cos a cos p, ठीक है, cos a cos p प्लस sin a sin p, है ना, ये होता है। तो मतलब जब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऐसा मिलना चाहिए, cos a cos p प्लस sin a sin p। तो ठीक है, यहां पे cos a रख देते हैं, यहां पे cos p रख देते हैं, तो cos a इंटू cos p, यहां पे sin a रख देते हैं, यहां पे sin p रख देते हैं, ठीक है। तो cos a इंटू cos p प्लस sin a इंटू sin p प्लस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, है ना। जब अपन फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा, देखो cos a इंटू cos p प्लस sin a इंटू sin p प्लस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट। और अपने को इतना ही मांगता है, देखो इतना ही मांगता है, तो ये वाला एलिमेंट क्या अपन 0 रख देंगे, है ना। देख सकते हो कि फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो cos ऑफ a माइनस p मिल रहा है ना, कि फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a cos p प्लस sin a sin p मिल रहा है विच इज cos ऑफ a माइनस p। अब फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये वाला एलिमेंट मांगता है cos ऑफ a माइनस क्यू। तब cos ऑफ a माइनस क्यू क्या हो जाएगा, cos a cos q प्लस sin a sin q, है ना। और यहां पे आप 0 रख दो, 0 इंटू 0, तो cos a cos q प्लस sin a sin q cos ऑफ a माइनस क्यू बना देगा। अब इसको थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो cos ऑफ a माइनस r, तो cos a cos r प्लस sin a sin r, और इधर 0 रख देते हैं, ठीक है। तो cos ऑफ a माइनस r मिल गया। तो फर्स्ट रो की फील्डिंग सेट है ना, फर्स्ट रो अपने पास बन रही है। अब देखो सेकंड रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos ऑफ b माइनस पी मिलना चाहिए, है ना। रो इंटू रो वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन अपन लगा रहे हैं। तो cos ऑफ b माइनस पी मिलने के लिए cos b cos p, है ना, जैसे देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो cos ऑफ b माइनस पी मिलना चाहिए, है ना। अब अपन ये चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इधर अपन cos b रख देते हैं ताकि cos b इंटू cos p प्लस
साइन बी इंटू साइन पी प्लस 0 इंटू 0 कॉस ऑफ बी माइनस पी मिल जाएगा। देखो जब सेकेंड रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलना चाहिए कॉस ऑफ बी माइनस पी, जो मिल भी रहा है। कॉस बी इंटू कॉस पी प्लस साइन बी इंटू साइन पी कॉस ऑफ बी माइनस पी मिल जाएगा, ठीक है। और जब सेकेंड रो को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है, क्या देख सकते हो? कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू कॉस ऑफ बी माइनस क्यू मिल रहा है, तो बिल्कुल सही लिखा है। और जब इसको अपन इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड रो को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट मिलना चाहिए, राइट। तो कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर कॉस ऑफ बी माइनस आर मिलेगा। आर बी क्लियर? तो सेकंड रो की भी फील्डिंग सेट है एकदम, तो बस ऐसे फील्डिंग सेट करनी है अपने को, और कुछ नहीं करना। अब देखो कॉस ऑफ सी माइनस पी बनाना है, मतलब जब ये एलिमेंट कब मिलेगा, ये एलिमेंट तब मिलेगा जब थर्ड रो फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला एलिमेंट मिलेगा, थर्ड रो सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये एलिमेंट मिलेगा, थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला एलिमेंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे थर्ड रो पे अपने को क्या चाहिए, कॉस सी चाहिए ना, कॉस सी इंटू कॉस पी प्लस साइन सी इंटू साइन पी कॉस ऑफ सी माइनस पी मिल जाएगा, और यहाँ पे 0 लगा दिया। देखो cos c इंटू कॉस पी प्लस साइन सी इंटू साइन पी प्लस 0 इंटू 0 दैट विल बी कॉस ऑफ सी माइनस पी। ओके, वैसे ही देखो जब सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो कॉस ऑफ सी माइनस क्यू मिल रहा है, सेकंड रो थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो कॉस ऑफ सी माइनस आर मिल रहा है। तो बेसिकली इस डिटर्मिनेंट को अपन ने एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स तोड़ दिया है। अब तोड़ते ही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला डिटर्मिनेंट भी 0 है। द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 अपने पास 0 मिल जाएगा आंसर, है ना। समझ में आ रहा ना, क्योंकि इसकी कॉलम ही 0 है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। वही सेम रीजन इसके लिए है। ओके, तो इस तरीके से अपने को फील्डिंग सेट करनी है। अब देखो बच्चा लोग, ये वाला क्वेश्चन जो है आप होमवर्क के लिए लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से ट्राई करें, है ना। इसके अंदर मैं हिंट दे देता हूं, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि एक बार आप अच्छे से ट्राई कर ले, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ट्राई करें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हिंट ये है कि पहले आपको इस डिटर्मिनेंट को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट तोड़ना है, ठीक है। पहला हिंट यही है कि इस डिटर्मिनेंट को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट तोड़ना है। ओके, और तोड़ने के लिए क्या ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है, विच इज बेसिकली a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, b माइनस एक्स का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इस तरीके से तोड़ना है कि इसकी फर्स्ट रो को इसकी फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाए, इसकी फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सेकंड वाला एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करें तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिले, फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करें तो b माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिल जाए, एंड सो ऑन। तो गाइज आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस आज का सेशन हम थोड़ा सा लाइट रखते हैं, ठीक है। जनरली बहुत लंबे लंबे सेशन आते हैं, आज का सेशन मेरे को लग रहा है थोड़ा सा हमेशा के मुकाबले छोटा जाएगा, पर कोई बात नहीं, आज मजे करो। प्लस अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार बच्चा लोग, है ना। बहुत मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, कुछ ही महीने बच गए, और इन महीनों में अपन बहुत अच्छे से अगर मेहनत करेंगे तो जेईई निकालना बहुत इजी काम है, ठीक है। ये तुम्हारा गोल है बेसिकली लाइफ में, एक पहला गोल है तुम्हारे जिसके लिए तुम सीरियस हुए हो अच्छे से, ठीक है। लाइफ का एक पहला गोल, और ये गोल इस जर्नी पे जब तुम स्टार्ट हुए थे जेईई की जर्नी पे, तो तुमने सोचा होगा ना कि अच्छे से इस गोल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस गोल के ऊपर अच्छे से काम करो, क्योंकि देखो ये गोल कब तक का है, जब तक इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो जीवन में नए गोल्स बनेंगे तुम्हारे लिए। तो जब आप इसी गोल पे अच्छे से काम नहीं करोगे, जब आप इसी गोल के लिए सीरियस नहीं हो, तो यार क्या भरोसा है आगे जाके जीवन में नए गोल्स को लेके सीरियस हो। तो जेईई में सिलेक्शन होना ना होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग अपने गोल के ऊपर काम कर रहे हो, है ना, अपने ऑनेस्टी से, खुद के साथ ऑनेस्ट हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो डिसाइड किया, आपने जो अपना गोल सेट किया है, उस गोल के ऊपर आप अच्छे से काम कर रहे हो, खुद के साथ ऑनेस्ट हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पढ़ाई करते रहें और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो मिलते हैं बच्चा लोग अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन मांकड़ साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।